जैसे जैसे इस बच्चे के रोने की आवाज तेज होती गई, वैसे वैसे उसकी मां की सांसें धीमी पड़ने लगी। और फिर जैसे ही उसने अपनी आंखें पूरी तरह से खोली, महारानी भारंगी यानी कि राजकुमार की मां की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। और इसी के साथ राज्य में चारों तरफ नवजात राजकुमार के अशुभ लक्षणों के होने की खबर फैलने लगी थी। हे भगवान, कैसा अपशकुनी राजकुमार है, पैदा होते ही अपनी मां को ही खा गया। अरे इसकी तो परछाई को भी हमारे राज्य से दूर कर देना चाहिए। नवजात राजकुमार के ऊपर ये ताने कस रहे थे इंद्रपुरम राज्य के नागरिक। इंद्रपुरम एक ऐसा राज्य था जहां की हवा को भी जादुई मंत्रों से किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता था। इंद्रपुरम राज्य पर शासन था बलशाली राजा शिवेंद्र का। राजा शिवेंद्र इतने ताकतवर थे कि अपने कंधों पर पहाड़ उठा लेते थे। उनके पास उड़ने और गायब हो जाने की भी अद्भुत शक्ति थी। और अपने इसी शक्ति के बल पर उन्होंने पूरे इंद्रपुरम राज्य को दुनिया के लिए अदृश्य कर दिया था। लेकिन हर तरह से खुशहाल ये राज्य आज दुख में डूबा हुआ था। राज्य के हर घर से सिसकने की आवाजें आ रही थी, क्योंकि आज उनकी रानी भारंगी की मृत्यु हो गई थी। इस मृत्यु के लिए राज्य के नागरिक नवजात राजकुमार को दोषी ठहराते हुए कह रहे थे, अरे ऐसे राक्षस को जन्म देने से तो अच्छा था कि महारानी गर्भ में ही उसे मार देती। अरे अरे, इस मनुष्य को हम अपना राजकुमार नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन रानी भारंगी की मृत्यु का असली कारण कुछ और ही था। कुछ साल पहले राजा शिवेंद्र ने अपने दुश्मन राज्य के राजा भानुदेव को युद्ध में पराजित कर दिया था। तभी भानुदेव की मां राजा शिवेंद्र के सामने पहुंची और रोते हुए कहने लगी, मेरे पुत्र भानुदेव को जीवित छोड़ दीजिए, जीवित छोड़ दीजिए राजा शिवेंद्र। लेकिन राजा शिवेंद्र ने भानुदेव की मां की बात अनसुनी करते हुए उनकी आंखों के सामने ही भानुदेव को मौत के घाट उतार दिया था। और तभी भानुदेव की मां ने राजा शिवेंद्र को श्राप दिया, जिस तरह से आज तूने एक मां से उसका पुत्र छीना है, वैसे ही तुझे भी प्रकृति के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तेरे पापों का दंड तुझे नहीं बल्कि तेरी संतान को भुगतना होगा। तूने मुझसे मेरा प्रिय पुत्र भानुदेव छीना है, लेकिन नियति तेरे पुत्र से उसकी मां को छीन लेगी, यहां तक कि तेरा पुत्र अपनी शक्तियां भी भूल जाएगा। पर उस वक्त राजा शिवेंद्र अपनी विजय की घमंड में इस तरह से डूबे हुए थे कि उन्होंने श्राप को हवा में उड़ा दिया था। पर आज रानी भारंगी की मृत्यु पर उन्हें सारी बातें याद आ रही थी। इस समय महाराज शिवेंद्र को महारानी भारंगी के स्वर्गवासी हो जाने के दुख के साथ साथ अपने बच्चे की भी चिंता हो रही थी, क्योंकि राज्य में नन्हे राजकुमार के विरोध में उठ रहे शब्द उन तक भी पहुंच चुके थे। हे ईश्वर, कोई तो रास्ता दिखा, मैं क्या करूं? अभी तक तो मैंने अपने पुत्र का चेहरा भी ठीक से नहीं देखा था कि उसके जीवन पर संकट के बादल दिखाई देने लगे हैं। ये कहते हुए राजा शिवेंद्र भावुक हो चुके थे। बेटे के होने की खुशी मनाने से पहले ही राजा शिवेंद्र के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी थी। मैं जानता हूं कि इसमें उस नन्ही सी जान की कोई गलती नहीं है, लेकिन उस अभागे को तो अब जीवन भर मेरे कुकर्मों का दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन यह बात राज्य की जनता नहीं समझ पाएगी, क्योंकि वो अपनी महारानी को देवी की तरह पूछती थी। राजा शिवेंद्र चिंतित होकर ये सब सोच ही रहे थे कि तभी एक दासी अपने हाथों में नन्हे से राजकुमार को लेकर वहां आ गई। महाराज की जय हो, करुणावती दीदी ने राजकुमार को आपके कक्ष में पहुंचा देने के लिए कहा है। मां के चले जाने के बाद अब पिता को ही अपने पुत्र को पालना था, इसलिए राजा शिवेंद्र ने तुरंत ही दासी के हाथों से राजकुमार को ले लिया और गहरी नींद में सोए हुए मासूम राजकुमार को देखकर महाराज मन ही मन सोचने लगे, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आने दूंगा राजकुमार। आज से तुम्हारी सुरक्षा ही मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। क्योंकि महाराज को पता था कि बाहर जनता उनके बेटे की खून की प्यासी हो रही थी। तुम्हारे जन्म के चक्र का पहिया बिल्कुल देवकी नंदन की तरह ही है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम भी वासु होगा। और यह कहकर राजा शिवेंद्र ने रोते हुए राजकुमार वासु को छाती से लगा लिया। इसके बाद एक एक करके दिन गुजरते गए, लेकिन राजा शिवेंद्र ने अपने बेटे की रक्षा के लिए उसके महल से बाहर जाने पर
प्रतिबंध लगा दिया। द्वारपाल, ध्यान रहे कि राजकुमार वासु किसी भी तरह से महल के बाहर न जाने पाए। किसी भी तरह की लापरवाही बरतने का परिणाम बहुत कठोर होगा। जो आदेश महाराज। महाराज शिवेंद्र ने महल के चारों तरफ सुरक्षा को दोगुना करवा दिया था, लेकिन ये सारे पहरे महल के अंदर बाहर तो लगवाए जा सकते थे, पर राजकुमार वासु के मन को कैसे समझाया जाता। राजकुमार वासु अब 10 बरस का हो चुका था और हर समय उसका मन बाहर की दुनिया को देखने के लिए तरसता रहता था। पिताजी, मुझे भी सभी लोगों की तरह बाहर जाना है, आप मुझे बाहर लेकर क्यों नहीं जाते? राजकुमार वासु ने दुखी मन से सवाल किया। इस पर राजा शिवेंद्र ने कहा, बाहरी दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं है वासु। तुम सब लोगों से अलग हो, इसलिए बाहर के लोग तुमसे जलते हैं। तुम वहां सुरक्षित नहीं हो। तुम्हारे दोस्त है ना, ये दास दासियां और मैं, और तुम्हें क्या चाहिए? महाराज वासु को बहलाने की हर संभव कोशिश करते थे। हालांकि महल में उसके लिए हर सुख सुविधा, खेल खिलौने, मित्र, यहां तक कि शिक्षा दीक्षा का भी पूरा प्रबंध किया गया था। राजकुमार को हर कला में महारत हासिल करने के लिए उसको तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी, तैराकी, हर विद्या में निपुण बनाया जा रहा था। पर फिर भी उसके पास वो जादुई शक्तियां नहीं थी जिनकी वजह से पड़ोसी राजा शिवेंद्र के नाम से थर थर कांपते थे। 16 साल का हो चुका वासु अब ये समझने लगा था कि उसमें विशेष शक्तियों की कमी है। इसलिए अक्सर वासु अपने बड़े भाई चंद्रा को देखकर ये पूछता रहता था, मुझे भी आपकी तरह उड़ना है चंद्रा भैया, एक ही वार में चट्टान को तोड़ना है, सबके बीच से अदृश्य हो जाना है। मैं आपके और पिताजी की तरह ऐसा क्यों नहीं कर पाता? अरे ये सब शूरवीरों के काम है, और तुम तो कायर हो, इसलिए तुमसे ये कभी नहीं हो पाएगा। राजकुमार चंद्रा हर बार वासु को नीचा दिखाते हुए इसी तरह से जवाब देता था। इस पर वासु ने चंद्रा से कहा, देखना भैया, एक दिन ना मैं भी आपकी और पिताजी की तरह ना बहादुर बनकर जरूर दिखाऊंगा। वासु ये कहते हुए अपने कक्ष में जा ही रहा था, तभी चंद्रा वासु के पैर में अपना पैर फंसाकर वासु को नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी वहां राजा शिवेंद्र आकर वासु को संभालते हुए गुस्से में चंद्रा से कहते हैं, चंद्रा, तुम्हारा यह स्वभाव ही कारण है कि मैं तुम्हें राज सिंहासन पर नहीं बिठाना चाहता हूं। अच्छा, तो मुझे सिंहासन पर न बिठाकर इस कायर वासु को बिठाएंगे? चंद्रा वासु का मजाक उड़ाते हुए राजा शिवेंद्र से सवाल करता है। राजा शिवेंद्र चंद्रा की इस बात पर गहरी चिंता में डूबकर सोचने लगते हैं। चंद्रा जैसे चालाक और अहंकारी को कितना भी समझा लो, वो समझेगा नहीं। इसलिए चंद्रा को सिंहासन पर बैठाना मतलब राज्य का विनाश करना है। लेकिन वासु को तो अपनी विद्याओं के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बाहर राज्य के लोग वासु की जान लेने के लिए घात लगाकर बैठे। वासु तो कभी इस राज्य से बाहर गया भी नहीं है। ऐसे में वासु को राजगद्दी पर कैसे बिठाऊं, जबकि मैं जानता हूं वासु के मन में राज्य के लिए कितना प्रेम है। महाराज अब बूढ़े हो चले थे। राज्य और अपने दोनों पुत्रों को लेकर दिन रात की चिंता ने उनको शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी कमजोर बना दिया था। यहां तक कि राजा शिवेंद्र की जादुई शक्तियों का असर भी कम होने लगा था। लेकिन उनकी यह दशा की भनक उनके अलावा किसी और को नहीं थी, क्योंकि अगर कहीं गलती से भी इस बात का पता दुश्मनों को लग जाता तो उसका परिणाम भयंकर हो सकता था। मुझे क्षमा कर देना वासु, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। सोते जागते हर समय बस इसी पश्चाताप में घुलते जा रहे थे राजा शिवेंद्र। लेकिन दूसरी ओर वासु अब भी अपने पिता की इन परेशानियों को समझने जितना बड़ा नहीं हुआ था। मित्र सचदेव, क्या बाहर की दुनिया वाकई में बहुत बुरी है? वासु ने अपने मित्र सचदेव से पूछा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है राजकुमार वासु, क्योंकि मैं तो बाहर की दुनिया में ही रहता हूं। सचदेव का उत्तर सुनकर वासु को अपने पिता की हर बात गलत लगने लगी थी। तो फिर पिताजी मुझसे ऐसा क्यों कहते हैं कि बाहर के लोग खराब होते हैं? वो तो मैं नहीं जानता वासु, लेकिन अगर सच कहूं तो बाहर की दुनिया वाकई में सुंदर है। इस महल के जितनी सुख सुविधाएं तो नहीं है वहां, पर फिर भी जो कुछ भी है ना वहां, वो यहां कभी नहीं हो सकता। ये था सचदेव, जो उम्र में वासु के बराबर ही था। इसीलिए कुछ ही दिनों में वासु और सचदेव अच्छे मित्र बन गए थे। अगर बाहरी दुनिया से वासु का कोई भी संपर्क बना था तो वो सचदेव ही था। सचदेव की मां हीरामणि महल में साफ सफाई का काम करने के लिए रोज महल में सचदेव के साथ आती थी। सचदेव की बातें सुनकर
अब वासु की बड़ी बड़ी आंखों में महल से बाहर जाने का लालच बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा था। सचदेव, क्या तुम मुझे इस महल से बाहर लेकर जाओगे? हाँ, भला ये कैसे संभव है वासु? क्या तुम जानते नहीं हो कि तुमको इस महल से बाहर ना निकलने देने के लिए महल के चप्पे चप्पे पर सैनिक सचेत होकर खड़े रहते हैं? सचदेव ने वासु को याद दिलाते हुए कहा, मुझे सब पता है सचदेव। मैं ये भी जानता हूं कि पिताजी मुझे कभी बाहर नहीं जाने देंगे। फिर भी मेरा मन बाहर जाने के लिए तड़प रहा है। क्या तुम अपने मित्र की इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? वासु भावुक होकर सचदेव की ओर देखने लगा। बहुत सोचने के बाद आखिर सचदेव वासु की बात मान ही गया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं, लेकिन ध्यान रहे, महल में किसी को भी इस बात की कानो कान खबर तक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो महाराज के गुस्से का सामना मेरे साथ साथ मेरी मां को भी करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो सचदेव, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगी। वासु ने सचदेव को विश्वास दिलाते हुए कहा, ठीक है वासु, मैं कल तुम्हारे लिए अपने कपड़े लेकर आ जाऊंगा। फिर तुम मेरे कपड़े पहनकर मेरे साथ बाहर चले चलना। हाँ सचदेव, ये ठीक रहेगा। इस तरह से तो कोई मुझे पहचान ही नहीं पाएगा। वासु ने खुशी से उछलते हुए कहा। इसके बाद सचदेव अपने घर लौट गया और वासु कल के दिन के आने का इंतजार करने लगा। लेकिन रात के बाद सुबह हुई और फिर सुबह के बाद शाम हो गई, पर ना तो सचदेव और ना ही हीरामणि महल में नजर आए। सचदेव का इंतजार करते करते वासु ने अगले 2 दिन भी गुजार दिए। एक बार फिर से वासु उदास रहने लगा। वासु की ऐसी हालत के बारे में सुनकर महाराज शिवेंद्र भी वासु से मिलने के लिए भागे भागे चले आए। क्या बात है वासु, तुम फिर से उदास क्यों रहने लगे हो? अपने पिता को देखकर वासु दौड़कर उनसे लिपट गया और रोने लगा। पिताजी, पिताजी। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? पिताजी, मेरा मित्र सचदेव कई दिनों से मुझसे मिलने महल नहीं आया। वासु के मुंह से सचदेव का नाम सुनकर राजा शिवेंद्र का चेहरा एकदम ही गंभीर हो गया था। तुम्हें सचदेव से कोई विशेष काम था क्या वासु? अपने पिता का यह प्रश्न सुनते ही वासु के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। हाँ, वो। बोलो, क्या बात है वासु? वो नहीं, कुछ नहीं पिताजी। दरअसल मुझे सचदेव के अलावा किसी और के साथ समय बिताना अच्छा नहीं लगता। पिता के गुस्सा हो जाने के डर से वासु अपने मुंह से असली बात नहीं निकाल पाया था। तभी राजा शिवेंद्र ने गुस्से में वासु से कहा, सचदेव और उसकी मां महल में ही नहीं बल्कि अब इस राज्य में भी नहीं दिखाई देंगे। गुप्तचरों ने हमें सचदेव की सारी सच्चाई बता दी थी, लेकिन मैं तुमसे भी जानना चाहता हूं कि तुम्हारी सचदेव से क्या बात हुई थी। इतना कहकर राजा शिवेंद्र वासु की आंखों में झांकने लगे थे। असल में बात यह है पिताजी कि मैंने और सचदेव ने मिलकर योजना बनाई थी कि वो मुझे इस महल से बाहर लेकर जाएगा। अपनी बात कहकर वासु सहम कर पीछे हट गया था। वैसे तो महाराज को इस बात का पहले से ही पता था, लेकिन जब वासु ने अपने मुंह से सब कुछ कहा तो गुस्से के मारे उनकी आंखें लाल हो गई थी। इसलिए उन्होंने कठोरता से वासु से बोला, मुझे इसके विषय में जानकारी मिल गई थी, तभी मुझे सचदेव को महल में आने से रोकना पड़ा वासु। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि तुम महल से बाहर नहीं जा सकते। बाहर तुम्हारी जान को खतरा है, वहां के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। पिता की बात सुनकर वासु हैरान रह गया, क्योंकि इन सब में उसकी गलती थी। लेकिन इसमें सचदेव की कोई गलती नहीं है पिताजी। मैंने ही उससे महल से बाहर जाने की जिद की थी। उसने तो मुझे मना भी किया था, इसलिए उसको दंड मत दीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए। लेकिन वासु के कहने पर भी महाराज शिवेंद्र का मन पिघला नहीं था, क्योंकि इस बार बात उनके बेटे के जीवन की थी। क्या महाराज शिवेंद्र वासु की बात मान जाएंगे? कहीं महाराज ने सचदेव को मृत्यु दंड तो नहीं दिया था? क्या वासु अब कभी भी इस महल से बाहर नहीं जा पाएगा? क्या वासु को कभी अपनी शक्तियां याद आएगी? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार।